हाय नमस्कार। तो आज इस वीडियो में हम लोग जो ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी की सीरीज थी उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और चैप्टर 6 तक हमने यहाँ पे जो सारे टॉपिक थे वो कवर कर लिए थे। आज चैप्टर 7 को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। आई नो कि ये वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आ रहा है, मेरे ख्याल से 2 या 3 सालों का गैप हो गया होगा। काफ़ी शिकायतें होंगी आप सबकी, बट इस चीज़ पे हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज मैं आपका समय ज़ाया नहीं करूँगा। आपने पढ़ने के लिए क्लिक किया है तो मैं उसकी बात ही करूंगा। बताऊंगा बाद में कि क्या प्रॉब्लम्स रही या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो फिलहाल चैप्टर 6 तक जो है वो सारी चीजें कवर हो चुकी है। 7वें अध्याय से हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। और 7वें अध्याय में सॉरी और 7वें अध्याय में जो चीजें बताई गई है, जो वर्णन है, वो है भू आकृतियों का और उसके विकास का, लैंड फॉर्म्स का और उसके एवोल्यूशन का। तो देखो, बहुत सारे लैंड फॉर्म है और बहुत सारी भू आकृतियां हैं, लेकिन आज जो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे वो है प्रवाहित जल द्वारा जो भू आकृतियां होती है, रनिंग वाटर के थ्रू जो आपका लैंड फॉर्म बनता है उसके बारे में। तो कई सारे कारक हैं जिसके थ्रू जो है वो भू आकृतियों का निर्माण होता है। उसमें है आपका जैसे प्रवाहित जल हो गया, ग्लेशियर हो गया, पवन हो गया, ये सारी चीजें जो है जिसके कारण से भू आकृतियां बनती बिगड़ती रहती है। ठीक है, तो एक एक करके वीडियो दर वीडियो जो है हम लोग जो भू आकृतियां हैं उसको कवर करेंगे उसके कारकों के हिसाब से, यानी कि उसके फैक्टर के हिसाब से। ठीक है, तो आज हम लोग प्रवाहित जल द्वारा, खास करके जो नदी द्वारा जितने प्रकार की भू आकृतियां बनती है, चाहे वो अपर्दित हो, निक्षेपित हो, ये सारी चीजों को हम लोग कवर करेंगे। तो चूंकि ये इस चैप्टर का पहला वीडियो है तो इसका इंट्रोडक्शन भी इसी में हम लोग कवर कर लेंगे और उसके बाद जो है वो हम लोग यहाँ से जो भू आकृतियां हैं वो लोग कंटिन्यू करते रहेंगे वैसे ही। तो देखो, पहले भी आपको बाकी चैप्टर्स जो अभी तक कवर हो चुके हैं उसमें मैंने आपको बताया है इन दो चीजों के बारे में। एक तो है अपक्षय और दूसरा है अपर्दन। ये दोनों प्रक्रियाएं जो है वो है निम्नीकरण की प्रक्रिया, मतलब कि डिग्रेडेशन की प्रक्रिया। ये निम्नीकरण क्या होता है? निम्नीकरण का मतलब होता है किसी भी चट्टान का या किसी भी जो ये चट्टान है आप समझ लो, उसका टूटना फूटना, उसको निम्नीकरण बोलते हैं। और ये जो टूट फूट होती है ये इन दो प्रक्रियाओं के द्वारा होती है, अपक्षय और अपर्दन। अंतर क्या है दोनों में? अपक्षय क्या है कि स्थैतिक प्रक्रिया है, यानी कि चट्टान अपने स्थान पे ही टूट फूट जाए, उसको हम लोग अपक्षय बोलते हैं। और चट्टान में गति के द्वारा अगर टूट फूट हो, अगर ये चट्टान यहाँ पे थी, इसको पानी बहा कर ले जाए या पवन उड़ा कर ले जाए और उसके द्वारा आप इसमें टूट फूट हो, तो उसको हम लोग अपर्दन बोलते हैं। यानी कि अपक्षय अपने ही स्थान पे होगी, एक ही स्थान पे, गति नहीं होगी उसमें। और अपर्दन जो है गतिक प्रक्रिया है, स्थैतिक प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं हम लोग भू आकृतिक कारक को या फिर जियोमॉर्फिक एजेंट को। ठीक है, तो इसका मतलब है जियोमॉर्फिक या फिर भू आकृतिक कारकों का मतलब है कि वैसे सारे कारक जिसके कारण से भू आकृतियों का निर्माण या विनाश होता है उसको हम लोग भू आकृतिक कारक बोलते हैं। अब ये जो 5 इंपॉर्टेंट है जिसको हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं वो है प्रवाहित जल, यानी कि रनिंग वाटर। इसमें जो मूल रूप से हम लोग नदियों को देखेंगे कि नदियों के द्वारा जो है किस तरह की भू आकृतियां बनती बिगड़ती है, जिसको आज हम लोग इसी चैप्टर में कवर करेंगे। दूसरा है भूमिगत जल, जिसके कारण से जो चूना प्रदेशों में जो भू आकृतियां निर्मित होती है, जिसको हम लोग काष्ठ भू आकृति कहते हैं, वो हो गया। तो भूमिगत जल जो है दूसरा कारक है। तीसरा है वायु, तो उसके कारण से जो रेगिस्तानी इलाकों में, शुष्क प्रदेशों में जो भू आकृतियां बनती है उसको कवर करेंगे। फिर हिमनद है और सी वेव, यानी कि जो समुद्री तरंग है। ये 5 भू आकृतिक कारक हुए। अब देखो, सबसे पहले चैप्टर को डिटेल में समझे उससे पहले तो आप ये तो पहले जान लो कि भू आकृति होती क्या है, लैंडफॉर्म। तो कोई भी एक भूमि का टुकड़ा, छोटा से मध्यम आकार का आप ले लो, उसको हम लोग भू आकृति बोलते हैं। खास करके देखो, कोई भी ये जिससे हो गया भूमि के टुकड़े पे, ये पर्वत हो गया, यहाँ पे माउंटेन आप देख सकते हो, यहाँ पे वाटरफॉल देख रहे हो आप, मतलब कि जो जलप्रपात है, यहाँ पे एक मैदान देख रहे हो। तो ये जो पहाड़ है वो अपने आप में एक भू आकृति है, ये जो मैदान है वो भी एक भू आकृति है, ये जो आप जलप्रपात देख रहे हो वो भी एक अलग भू आकृति है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को जो है वो भू आकृतियां हम लोग बोलते हैं। अब ये अलग अलग भू आकृति होगी। अब इसी को मैं मिला दूं, एक साथ जब बोलूं
तो उसको हम लोग भूदृश्य बोलेंगे। यानी कि बहुत सी भूआकृतियों को मिलाकर के जो बनता है उसका सब उसके समावेश के बाद उसको हम लोग लैंडस्केप या फिर भूदृश्य बोलते हैं। ठीक है, अब भू आकृति के विकास, जो चैप्टर का टाइटल है कि भू आकृतियां एवं उसका विकास, तो भू आकृति के विकास का मतलब क्या होता है, एवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म का मतलब। तो जो भू आकृतियां हैं देखो वो बदलती रहती है, एक भू आकृति से दूसरी भू आकृति में है उसका जो है परिवर्तन होता रहता है। जैसे कोई पहाड़ था पहले, तो पहाड़ का हो सकता है माउंटेन का इरोजन होकर के वो थोड़ा सा घिस करके प्लेटो बन जाए, एक पठारी एरिया बन जाए, और उसके बाद वो प्लेटो भी और घिस करके एक मैदानी एरिया बन जाए। तो एक भू आकृति दूसरे भू आकृति में, दूसरा भू आकृति तीसरी भू आकृति में जब उसका परिवर्तन होता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म या फिर भू आकृति का विकास। ये समतल मैदान बना तो ये भी कुछ और बन जाएगा बाद में, ये चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कोई निक्षेप आकर के जमा हो जाए, ढेर बन जाए वापस से, तो ये चलता रहेगा। फिर है आप देखो कि जितनी भी भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं या जितने भी जो भू आकृतिक कारक मैंने आपको बताया, ये बहुत धीरे धीरे कार्य करती है। ऐसा नहीं कि ये जो पहाड़ था उसको प्लेटो बनने में या पठार बनने में 10-20 साल का समय लगेगा और उसको देख लोगे, नहीं, इसमें हजारों लाखों साल का समय लगता है और आप इसको फील नहीं कर सकते, आप इसको सीधे देखकर ऑब्जर्व नहीं कर सकते और उसके परिणाम के द्वारा ही आप उसको माप सकते हैं। जैसे हिमालय की ऊंचाई कहा जाता है कि आज भी बढ़ रही है, बट आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। या जो आज अरावली पर्वत है, तो अरावली पहले हिमालय की तरह ऊंचा हुआ करता था और वो घिस घिस करके जो है वो नीचा हो गया है। दिल्ली में आप जो देखते हो वो कोई हिसाब से पर्वत लगता नहीं है, ठीक, वो पठार की तरह लगता है, बट वो कभी पर्वत रहा था। तो ये जो प्रक्रिया है वो लाखों सालों के बाद हुई है, तो आप इसको ऑब्जर्व जो है वो नहीं कर सकते, बहुत स्लो गति से होती है। और जितने भी कारक मैंने आपको बताए, चाहे वो जल हो चाहे वो और चीजें हो, वो कई प्रकार के स्थल रूपों की रचना करते हैं, वो आपको पता है, आपको मैंने बताया। बट ये जो स्थल रूपों का निर्माण है वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे, और खास करके जो चट्टानों का जो स्ट्रक्चर, उसका टाइप है, जैसे उसकी संरचना क्या है चट्टान की, क्योंकि आमतौर पे चट्टानों से ही तो हर चीज बनती है ना। जितनी भी भू आकृतियां हैं उसमें चट्टानें पाई जाती है और वही जो है टूट फूट कर करके उसका जो है वो बनते बिगड़ते रहते हैं। तो उस भू आकृति की में जो चट्टान है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका प्रकार क्या है, किसी आग्नेय है या फिर अवसादी है। आग्नेय होगा तो बहुत मजबूत चट्टान मानी जाती है, अवसादी होगा तो थोड़ी ढीली चट्टान मानी जाती है और चंदी होता है, उसमें जल्दी टूट फूट होगी। कठोरता उसकी कितनी है, कोमलता उसकी कितनी है, पारगम्यता और अपारगम्यता यानी कि पोरोसिटी। देखो जैसे कोई मान लो कि कोई यहाँ पे चट्टान है और ये पारगम्य है यानी कि पोरस है, ये छिद्रदार है। तो सपोज करो कि अगर ये आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पे वर्षा जल बहुत ज्यादा है, तो ये इसमें छिद्रों में प्रवेश कर जाएगा। अब चूंकि चट्टान है तो ये खनिजों से बना होगा, ये खनिजों को घुला देगा, जिसके कारण ये चट्टान जल्दी से जो है वो विखंडित होगी। वहीं अगर अपारगम्य है, बिल्कुल इसमें कोई छिद्र नहीं है, तो वो देर से विखंडित होगी। यानी कि ये सारे फैक्टर जो है वो मिलकर के डिसाइड करते हैं किसी भी स्थल रूप के विकास को। उसके अलावा कुछ स्वतंत्र नियंत्रक भी हैं, इंडिपेंडेंट कंट्रोलर भी हैं, जो स्थल रूपों के विकास को जो है अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे इसमें है एक समुद्र तल का अस्थायित्व यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ सी लेवल। सी लेवल क्या होता है, देखो किसी भी स्थान की जो ऊंचाई है, मान लो कि ये आप मैदान मान लो और ये कोई पहाड़ मान लो, इन सब की ऊंचाई को हम लोग समुद्र स्तर से ही मापते हैं। जैसे इसका हो सकता है 50 मीटर हो जाए और इस पहाड़ की ऊंचाई हो सकता है 500 या 1000 मीटर हो जाए, इस तरह से। तो समुद्र तल का मतलब हुआ कि जो आधार तल है, जो देसी जहां से हम लोग रेफरेंस लेते हैं ऊंचाई का, उसमें अगर उत्थान हो जाए या फिर उसमें पतन हो जाए, मतलब नीचे आ जाए वो। देखो डिटेल में आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ और मैं चाहूंगा कि एनसीईआरटी के हिसाब से मैं लिमिट करूंगा। देखो एक सविंदर सिंह में कॉन्सेप्ट है, जब आपको डिटेल में पढ़ना होगा तो आप सविंदर सिंह की बुक जब खोलेंगे भूआकृति विज्ञान की, तो उसमें इस चीज को बताया गया है कि जब कोई भी अपरदन चक्र चल रहा होता है और उसमें अचानक से समुद्र तल का उत्थान हो जाता है, तो एक नई जो है अपरदन चक्र की का जो साइकिल है वो चक्र जो है शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग इस प्रक्रिया को नवोन्मेष बोलते हैं, रिजुविनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो समुद्र तल का स्थायित्व से मतलब आप ये समझो कि जो किसी भी स्थान की ऊंचाई है उसमें बदलाव आ जाए तो उसके कारण से जो है वो स्थल रूप का विकास प्रभावित होता है।
भूतल है वहां पे उसका विवर्तनिक स्वरूप कैसा है, जलवायु वहां की कैसी है। सपोज करो कि कोई आर्द्र जलवायु है तो वहां पे नदियों के द्वारा जो है यानी वर्षा जल जब ज्यादा होगा तो नदियां बहेगी वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में, तो अलग प्रकार का भूआकृतिक स्थल रूप आपको देखने को मिलेगा। शुष्क जलवायु है तो वहां पे पवन जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। तो इन सारी चीजों के द्वारा जो है वो स्थल रूप का विकास जो है वो प्रभावित या फिर कह सकते हैं आपके नियंत्रित होता है। और इसमें किसी में अगर व्यवधान आ जाए तो स्थल रूपों के विकास में जो है भी है वो व्यवधान जो है वो आ जाता है। तो 1 मिनट, अब देखो क्या है कि जितने भी भूआकृतिक कारक है, यहाँ पे कारक होगा, जितने भी भूआकृतिक कारक मैंने आपको बताया वो जो पास था, प्रवाहित जल हो गया, हिमानी हो गया, ग्लेशियर मतलब और बाकी सारी जो चीजें थी वो दोनों में सक्षम होते हैं। कौन कौन दोनों में? अपर्दन में भी और निक्षेपण में भी। यानी कि वो चट्टानों को काट छाट करके, इसको काट छाट करके या फिर किसी भी भूआकृति को कट कर करके वो यहाँ से बहा करके ले जाएंगे या उड़ा करके ले जाएंगे पवन के द्वारा या जल के द्वारा बहा करके ले जाएंगे, ठीक है, अपर्दन होगा। और जब ये काट छाट करके ले जाएगी तो कहीं तो इसको जमा करेंगे ना, ये कहीं पे जमा होगा, तो जब जमा होगी तो उस प्रक्रिया को हम लोग निक्षेपण बोलते हैं, और जब कटाव होगा तो उसको अपर्दन बोलते हैं। अब इसके कारण से ये जो कटाव होगी तो इसके कारण से अलग प्रकार के स्थल रूप की रचना होगी, और ये जो निक्षेपण होगा उसके कारण से अलग प्रकार के स्थल रूप की रचना होगी। तो इसीलिए 2 प्रकार की भूआकृतियों या फिर स्थल रूप का निर्माण होता है। अपर्दन के द्वारा जो भूआकृतियां बनेगी उसको हम लोग अपर्दित स्थल रूप यानी कि इरोजनल लैंडफॉर्म बोलते हैं, और निक्षेपण के द्वारा जो स्थलाकृति बनेगी उसको हम लोग निक्षेपित स्थल रूप या फिर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बोलते हैं। तो अब फाइनली देखते हैं हम लोग, ये इंट्रोडक्शन था अभी तक चैप्टर का, और हम फाइनली इसको कवर करते हैं कि क्या क्या जो है भूआकृतियां बनती है। तो इसका भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं एक बैकग्राउंड पहले कि प्रवाहित जल चीज क्या है। तो देखो, जो आर्द्र प्रदेश होते हैं, जो जहाँ पे वर्षा बहुत ज्यादा होती है जिन प्रदेशों में, वहाँ जो प्रवाहित जल है वही सबसे इंपॉर्टेंट भूआकृतिक फैक्टर है, यानी कि भूआकृतिक कारक है, जो धरातल के निम्नीकरण, आपको बताया निम्नीकरण 2 तरीके से होता है, अपक्षय और अपर्दन के द्वारा। तो उसके धरातल के निम्नीकरण के लिए यानी इसमें काट छाट, उसमें बदलाव के लिए जो है वो उत्तरदायी है आर्द्र प्रदेशों में प्रवाहित जल। अब इसके 2 कंपोनेंट है प्रवाहित जल के, ठीक है, यानी कि इसके 2 रूप कह सकते हैं आप इसको। जल है 2 रूप में प्रवाहित होता है। एक तो परत के रूप में, सपोज करो कि पानी को आप ऐसे फेंक दो धरातल पे, तो परत के रूप में ऐसे यत्र तत्र जो है वो, मतलब कोई पैटर्न नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे ही प्रवाहित हो जाएगा। जब पानी पड़ता है, वर्षा होती है, तो कोई पैटर्न नहीं होता है, वो ऐसी परत के रूप में प्रवाहित होता है, ठीक है। और दूसरा है रैखिक प्रवाह, यानी कि जब पानी एक दायरे में बहे, ठीक है, जैसे मान लो कि ये 2 किनारों के बीच बह रही है नदी, ये रैखिक प्रवाह है। तो जब दायरे में बहती है तो उसको हम लोग लीनियर फ्लो यानी कि रैखिक प्रवाह बोलते हैं। ये 2 रूपों में पानी बहता है, ध्यान रखिएगा इसको। तो देखो, मैंने आपको पहले भी बताया कि जितने भी भूआकृतिक प्रक्रियाएं हैं वो बहुत धीमी गति से कार्य करती है, और कोई भी स्थल रूप के बनने में, यानी जो स्थल रूप का विकास होता है उसमें काफी लंबा समय लगता है, काफी मतलब लाखों हजार साल का वक्त लगता है। तो ये जो स्थल रूप का जब विकास होगा तो वो कई सारी अवस्थाओं से गुजरता है, और इन अवस्थाओं को जो हम बांटते हैं वो मानव की जो जीवन की अवस्था होती है उसी के आधार पर हम लोग उससे तुलना करते हैं। जैसे एक आदमी जो है वो पहले युवावस्था में होगा, फिर वो थोड़ा सा बड़ा होगा, मैच्योर होगा, ठीक है, वो 30 साल 40 साल का जब होगा तो उसको प्रौढ़ावस्था बोलते हैं। फिर वो अंततः जो है वो जब 60 साल से ज्यादा हो जाता है तो उसको हम लोग वृद्धावस्था या फिर ओल्ड स्टेज बोलते हैं। तो इसी प्रकार से स्थल रूप का जो विकास होता है उसको भी हम लोग इन 3 अवस्थाओं में बांटते हैं, जिसको हम लोग अभी बारी बारी से कवर करेंगे। तो चूंकि हम लोग प्रवाहित जल देख रहे हैं, हालांकि ये जो अवस्था आपको मिलेगी वो प्रवाहित जल में भी मिलेगी, जिसको आपको जैसे डिग्री साइकिल ऑफ इरोजन जब आप डिटेल में पढ़ोगे जियोमॉर्फोलॉजी के बुक में, तो इसमें पर्टिकुलरली इन तीनों अवस्थाओं की बात की गई है कि कैसे युवावस्था में नदी होती है, फिर प्रौढ़ावस्था में आती है, फिर वृद्धावस्था में आती है। वैसे ही एलसी किंग का जो क्लासिफिकेशन आप पढ़ोगे तो उसमें पवन के द्वारा जो होता है वो बात की गई है। तो उतने डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, बट हाँ, जो एनसीईआरटी में है उसके हिसाब से मैं आपको इतना बता दूंगा कि सारी चीजें आपको कवर हो जाए। तो देखो, मैं पहले फिगर के माध्यम से आपको तीनों अवस्था जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मान लो नदी कहाँ से निकलती है, गंगा का एग्जाम्पल लेते हैं। तो गंगा नदी हिमालय से निकलती है। अब मान लो कि गंगा हिमालय से चली,
तो यहाँ पे चूंकि गंगा गंगोत्री से निकलती है और गंगोत्री हिमालय में है। अब सपोज करो कि यहाँ पे गंगोत्री है, गंगोत्री से निकल गई गंगा, तो जब यहाँ पे चूंकि वो पहाड़ों से गुजर रही होगी तो ढाल बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, स्लोप जो है वो बहुत ज्यादा होगा धरातल का। और जब स्लोप बहुत ज्यादा होता है किसी भी एरिया का, वहां से जब पानी प्रवाहित होती है तो बहुत तेज गति से जो है वो पानी बहेगी। और पानी जब तेज गति से बहेगी तो उसकी शक्ति बहुत ज्यादा होती है, उसमें ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। और बड़े बड़े अपने साथ मतलब उसमें अपर्दन तो बहुत तेज गति से एक तो करेगी, काट छाट करती ही आएगी, और बड़े बड़े मतलब कि पत्थरों को, बड़े बड़े बोल्डर्स को अपने साथ बहा करके ले आती है। तो ये जो ऊर्जा बहुत ज्यादा है, तो ऊर्जा किस अवस्था में ज्यादा होती है लाइफ की? युवा अवस्था में। तो यहाँ पे जब पहाड़ों के बीच में होती है नदी, पहाड़ों से बहती है, तो उस अवस्था को नदी की जो है वो युवा अवस्था बोलते हैं। युवा अवस्था। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। तो इस अवस्था में जो नदी होती है उसको हम लोग नदी की युवा अवस्था बोलते हैं, यहाँ पे जो पहाड़ों वाला स्टेज है। फिर क्या है कि नदी यहाँ पे पहाड़ से नीचे उतरेगी और मैदानों में प्रवेश करेगी। अब जैसे ही मैदान में आएगी, यहाँ पे नदी का जो इसे खड़ा ढाल था उस थोड़ा सा कम जाएगा, ये समतल ढाल लगभग आ जाएगा। अब जैसे ही ढाल कम होगा पहले के मुकाबले, तो पहले के मुकाबले नदी का वेग भी जो है, प्रवाह जो है जल का, वो कम जाएगा, उसकी ऊर्जा घट जाएगी। ये जो बड़े बड़े बोल्डर्स वो जो बहा करके लेकर चल रही होगी, तो वो यहाँ पे निक्षेपित करना शुरू कर देगी, जमा करना शुरू कर देगी, क्योंकि उसकी शक्ति कम गई। यहाँ पे जो है वो निक्षेपण भी प्रारंभ हो जाएगा। पहले क्या था, पहले सिर्फ अपर्दन हो रहा था, अब निक्षेपण भी प्रारंभ हो जाएगा और अपर्दन भी चलता रहेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फिर नदी का विसर्ग जो है, नदी टेढ़े मेढ़े मार्ग में बहती है और बहुत सारे जो है वो स्थल रूप का निर्माण होता है, जिसको हम लोग अभी आगे कवर करेंगे। फिर देखो, नदी जो है वो एकदम लास्ट में जब समुद्र से मिलने वाली होगी, तो उसके पहले जो उसका स्लोप है इसके मुकाबले भी बिल्कुल कम जाएगा, बिल्कुल बराबर हो जाएगा धरातल के। अब जब ढाल बिल्कुल मंद होगा तो गति भी बिल्कुल मंद होगी, उसकी ऊर्जा भी बहुत घट जाएगी। तो हाँ, ये वाला जो स्टेज था ना, जिसमें ढाल थोड़ा कम हो गया था और जब पहाड़ पर्वतों से निकली थी, इस स्टेज को हम लोग प्रौढ़ावस्था बोल देंगे। मतलब थोड़ा और एनर्जी कम गई, 30-40 के बाद ऐसे भी एनर्जी कम जाती है लोगों की। फिर लास्ट में जब होता है, जैसे ये मान लो कि आदमी बिल्कुल 60 साल के ऊपर का हो गया, तो वैसे ही नदी भी जो है जब समुद्र से मिलने वाली होती है तो बिल्कुल इसकी ऊर्जा घट जाती है। और यहाँ पे देखेंगे आप कि बिल्कुल ये टेढ़े मेढ़े रास्तों में बहेगी, मेंडर बोलते हैं इसको, गोखुर झील वगैरह बनाती है और लास्ट में वो समुद्र में मिल जाती है, डेल्टा बनाती है। तो ये 3 अवस्था आप मान सकते हैं नदी की, और होती भी इस तरह से है। तो हर स्थल रूप जो है ये 3 अवस्थाओं से गुजरती है, उसका विकास जो होता है। तो इनको हम लोग अब देख लेते हैं, ये जो बारी बारी से। तो सबसे पहले युवावस्था है। इसमें मैंने आपको बताया कि जो ढाल प्रवणता होगी बहुत ज्यादा होगी और उसके हिसाब से नदी बहती है और नदी में ऊर्जा बहुत ज्यादा होगी। तो इसके कारण से अधोमुखी कटाव, यानी कि जो हेडवर्ड इरोजन है, देखो 2 तरीके का कटाव होता है। एक तो अधोमुखी कटाव, मतलब कि ये जो मान लो कि ये नदी इस तरह से बह रही है, तो ये नीचे की तरफ जो तले का है वो कटाव बहुत ज्यादा करती है, तो उसको हम लोग अधोमुखी कटाव बोलते हैं। और ये अगर नदी बह रही है किनारों का जब कटाव बहुत ज्यादा करेगी, मतलब किनारों का कटाव करेगी, तो उसको हम लोग पार्श्विक इरोजन, मतलब पार्श्विक अपर्दन बोलेंगे, लेटरल इरोजन अंग्रेजी में बोलते हैं। तो यहाँ पे जब चूंकि अधोमुखी कटाव बहुत ज्यादा करती है तल का, तो ये इस तरह से धीरे धीरे कटता जाएगा और यहाँ पे इस तरह एक भी आकार की घाटी जो है वो बनती है। तो ये युवावस्था में बनती है, ये घाटियां जो है वो इसी वक्त बनेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अधोमुखी कटाव बहुत ज्यादा होता है। और यहाँ पे इस अवस्था में देखेंगे कि आप जलप्रपात एवं क्षिप्रिकाएं जो होती है, रेपिड्स या वाटरफॉल, जलप्रपात थोड़ा ऊंचा होता है और इस जैसे ही होता है, ये जलप्रपात की तरह ही वो होता है क्षिप्रिका भी। तो ये है, बस आपको एक आइडिया ले लेना है कि अवस्थाओं में होता क्या है। फिर जब प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करती है नदी, तो घाटियों का जो ढाल है वो थोड़ा मंद हो जाता है, मतलब नदी का ओवरऑल जो स्लोप है वो मंद होगा, तो उसका जो वेग है वो घट जाएगा। जिसके कारण से क्या होगा कि अब जो इस तरह से तली में कटाव कर रही थी, अधोमुखी कटाव यानी कि हेडवर्ड इरोजन, वो क्या करेगी, अब वो पार्श्विक कटाव जो है वो ज्यादा करने लगेगी, मतलब कि किनारों का कटाव जो है वो करने लगेगी। जिसके कारण से जो है नदी विस्तृत होगी, नदी की चौड़ाई जो है वो बढ़ने लगती है और यहाँ पे बाढ़ के मैदान आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, ये सब क्या है बाढ़ के मैदान, ये सब घाटियां, वो भी कवर करेंगे एक एक करके, आप घबराइए मत। तो बाढ़ का मैदान का मतलब है, सपोज करो कि नदी जब बह रही है और नदी के आसपास उसका पानी घुस जाता है, तो नदी के साथ अवसाद भी होता है, तो उसके कारण से अवसादों के जमा होने से जो मैदान बनता है उसको बाढ़ का मैदान बोलते हैं। यहाँ पे नदी विसर्ग बनाती हुई
प्रवाहित होती है, यानी कि इस तरह से टेढ़े मेढ़े रास्ते से, जिसको हम लोग विसर्प बोलते हैं, कवर करेंगे अभी आगे। और यहाँ पे जो जलप्रपात बने थे और शिप्रिकाएं बनी थी युवावस्था में, वो यहाँ पे आप देखेंगे कि गायब हो जाती है इस वाले अवस्था में। आगे देखते हैं हम लोग युवावस्था। तो यहाँ पे बिल्कुल ढाल जो है वो मंद हो जाता है, नदियों का वेग और कम जाता है, और जिसके कारण से ज्यादातर यहाँ पे निक्षेपण ही होता है, अपर्दन बहुत कम, नगण्य हो जाता है लगभग। और जितना ढाल मंद होगा किसी भी नदी का, उतना ही ज्यादा निक्षेपण होता है। और यहाँ पे ढाल जो कि मंद होता है तो सिर्फ निक्षेपण होता है। और यहाँ पे आप देखिए कि ये सारे नदी विसर्प, प्राकृतिक तटबंध, पोखर, झील, ये सारे जो स्थल रूप है वो वृद्धावस्था में बनते हैं। ये यहाँ पे देखो कि भूदृश्य जो है वो जो बनता है वो लगभग समुद्र तल के बराबर होते हैं। मतलब कि समुद्र तल से जब पहले नदी समुद्र में मिलने वाली होती है, तो जो भूमि है, भूमि की ऊंचाई है जो जिसमें नदी बह रही है, वो लगभग समुद्र के बराबर ही हो जाते हैं। और यहाँ पे एक धीमा उचावच बनता है, जहाँ पे आप देखो ये इस तरह से मैदान मान लो यहाँ पे, तो लगभग जब सब कुछ कट जाएगा, मान लो कि पहले पहाड़ियां रही होगी और कटफट करके पूरा एक समतल मैदान बन जाएगा, तो उसमें छोटी छोटी पहाड़ियों के आपका अवशेष जो है वो देखने को मिलेंगे वृद्धावस्था में। और इसको हम लोग बोलते हैं मोनोडोनॉक। इस फीचर को मोनोडोनॉक कहा जाता है। और देखो, अब डिटेल में पढ़ना है तो एक बार आप 7th वाले बुक में डेविस का चक्र जरूर पढ़ लीजिएगा। उसमें आपको ये सारी चीजें जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन की गई है। यहाँ पे लिमिट है इसलिए मैं नहीं कर पा रहा, वरना मैं सारा कर देता आपको। और ये जो देखो बॉर्डर रॉक बना है, ये ढेर सारी विभिन्न पहाड़ियां आपको जो दिखाई देगी, और ये जो पूरा मैदान है जिसके साथ पहाड़ियां मोनोडोनॉक यानी पाए जाते हैं, उस पूरे मैदान को हम लोग संप्राय मैदान बोलते हैं या फिर पेनी प्लेन बोलते हैं। ये वृद्धावस्था हो गया। अब जितने सारे स्थल रूप हैं जो नदी के द्वारा या फिर प्रवाहित जल के द्वारा बनती है, उसको हम लोग कवर करेंगे। और ये स्थल रूप को 2 भागों में बांटते हैं। एक तो जो अपर्दन के द्वारा निर्मित होती है, काट छाट के द्वारा, उसको हम लोग अपर्दित स्थल रूप बोलते हैं। और दूसरा है जो उसके जमाव के द्वारा, नदी के अवसादों के जमाव के द्वारा यानी कि निक्षेपण के द्वारा जो स्थल रूप बनते हैं, उसको निक्षेपित स्थल रूप बोलते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे अपर्दित स्थल रूप को। तो घाटियां, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। अच्छा, इसको आप वो स्क्रीनशॉट भी लेना है आप, या फिर वो पढ़ना है एक बारी तो रोक करके आप पढ़ सकते हो, फिर यहाँ पे आ सकते हो। तो घाटियों का निर्माण सबसे पहले देखते हैं ये कैसे होता है। तो देखो, जब युवावस्था की लगभग बात हो रही है, पहाड़ों पे जब नदी ऐसे बहती है तो ढेर सारे छोटे छोटे अम्लनिकाएं जो है उसके रूप में नदी बहना प्रारंभ करती है। तो देखो, नदी जब यहाँ पे बहना प्रारंभ करेगी पहाड़ों में, तो गंगा, सपोज करो एक एग्जाम्पल मान लेते हैं, उसके सहारे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो जब गंगा निकली होगी हिमालय में, तो ऐसा नहीं कि उसका रास्ता पहले से बना होगा, बिल्कुल नहीं। तो जब वो पानी कहीं पे रुकावट आ गई होगी, पानी इधर से आ रही होगी, यहाँ पे रुक गया होगा, तो इसको क्या करेगी, धीरे धीरे जल जो है वो काट कर 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 करके जो है वो वहां पे एक रास्ता बनाएगी। और मैंने आपको बताया कि जब पहाड़ों के बीच होती है तो नदी जो है वो अधोमुखी कटाव बहुत ज्यादा करती है, जिस तरह से, जिसके कारण यहाँ पे इस तरह से एक घाटियों का निर्माण, भी शेप वैली का निर्माण जो है वो होता है, भी आकार की घाटी। तो यही तो घाटियां है ना, इसके कारण से वो जो है वो घाटियों का निर्माण होगा अधोमुखी कटाव के कारण। और ये जो घाटियां है वो कई प्रकार की होती है। भी आकार की घाटी सबसे पहले ये हो गया, और इसी को हम लोग गॉर्ज और कैनियन में डिवाइड करते हैं, जो लगभग सेम ही होता है, थोड़ा सा अंतर है, क्या है वो भी देखते हैं। तो गॉर्ज क्या है? तो गॉर्ज मैंने आपको बताया कि एक सक्रिय एवं गहरी घाटी है। गॉर्ज में क्या होता है कि जो दोनों देखो किनारा है, ये किनारा लगभग समानांतर मत बोलो, बट लगभग जो इसकी ऊंचाई ऊपर यानी कि जो मुंह के पास है और नीचे जो है वो ऊंचाई है, वो लगभग जो है वो समान होता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। ठीक है, तो उसकी जो चौड़ाई होगी ना, चौड़ाई जो है वो लगभग समान होता है पूरे हिस्से में। और इसका निर्माण जो होगा कठोर चट्टानों में होता है, जहां पर चट्टानें बहुत कठोर पाई जाएगी वहां होगा। कैनियन थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, वो मुलायम चट्टानों में होगा, जहां पे अवसादी चट्टान होंगे वहां पे कैनियन का निर्माण होता है। और चूंकि जब अवसादी चट्टान, देखो मान लो किसी लेयर है, यहाँ पे अवसादी चट्टान ऊपरी लेयर्स में अगर पाई जा रही है, तो यहाँ पे इसको जल्दी कट के कर देगा जो है पानी, तो इसके कारण से यहाँ पे चौड़ा हो जाएगा इस तरह से, इसको कैनियन बोलेंगे। तो अगर घाटी का थोड़ा सा जो ऊपरी भाग है वो अधिक चौड़ा हो तो उसको हम लोग कैनियन बोलते हैं, और जब दोनों सिरा लगभग बराबर हो तो उसको हम लोग गॉर्ज बोलते हैं। बाकी सेम चीज ही है, गॉर्ज और कैनियन। अब है जल गर्तिका, पॉट होल। तो ऐसा सपोज करो कि देखो ऐसे जल प्रवाहित हो रहा है, नदी बह रही है इस तरह से, और कहीं पे थोड़ा सा एक गर्त आ गया इस तरह से,
तो नदी का जल जो होगा उसमें ऐसे जाएगा और इस तरह से निकलेगा। तो इसमें जितने सारे कंकड़ पत्थर होंगे इस गर्त में, ये सारे वे क्या होंगे कि प्रवाही जल के साथ घूमना यहाँ पे शुरू कर देंगे, और घूमते घूमते जो है ये जो है इसको, इसकी तली को जो है उसमें कटाव करना शुरू कर देंगे, और इस तरह से एक गर्त का निर्माण होता है। उसको हम लोग जल गर्तिका बोलते हैं, जो कि जल जल के कारण ही बनाना। तो इस तरह से जो आप देखेंगे, आप किसी भी नदी के आसपास चले जाएं, वहां पे इस तरह से आपको पॉटहोल देखने को मिल जाएंगे उसके रास्ते में। बाकी जो डिटेलिंग है आप करके पढ़ सकते हैं, बट यही है पॉटहोल। अब है अवनमित कुंड। तो ये जो जल गर्तिका थी जो बना था, यही जब वृहत आकार में होगा तो उसको हम लोग प्लंज पूल बोलते हैं, और ये ज्यादातर जो है वो वाटरफॉल के द्वारा, जो जलप्रपात होता है उसके द्वारा बनता है। देखो, कोई भी जब जलप्रपात होगा तो आप वहां पे उसका जो पानी गिरता है, तो पानी गिरने के कारण यहाँ पे एक बड़ा सा कुंड का निर्माण होता है। मतलब अपर्दन के कारण यहाँ पे भी कंकड़ पत्थर या फिर बड़े बड़े बोल्डर होंगे ना, तो जब पानी गिरेगी तो वो उसके साथ घूमेंगे, इस तरह से घूमना शुरू कर देंगे पानी के साथ। और जब घूमेंगे तो आसपास का जो आधार होगा, आधारतल होगा, उसको गहरा करना शुरू कर देंगे, और इस तरह से एक बड़े से कुंड का निर्माण होता है, जिसको हम लोग अवनमित कुंड या फिर प्लंज पूल बोलते हैं। और इसके कारण भी जो है वो घाटियां गहरी होती है, जहां जहां जलप्रपात देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है, वो गहरी होती रहेगी। अब धीरे 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 जो है, जैसे मान लो कि अभी यहाँ पे पानी बह रहा है, ये जो हिस्सा है, ठीक है, तो ये और कटता जाएगा, और ये सारा हिस्सा कट करके इसके आधार तल के बराबर, ये जो देख रहे हो हिस्सा, वो उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, पीछे हटता जाएगा और लगभग आधार तल के बराबर हो जाता है। ये प्लंज पूल हो गया। अब है अधाकर्तित विसर्प या फिर इनसाइड या इंट्रेंच मेंढर। तो विसर्प देखो क्या होता है। विसर्प मैं आपको जो अभी निक्षेपित स्थल रूप बताऊंगा उसमें विसर्प की चर्चा करूंगा, बट विसर्प अभी मोटा माटी ये समझ लो कि नदी जब वक्राकार इलाके से प्रवाहित होती है, जो टेढ़े मेढ़े रास्ते से प्रवाहित होती है, इस तरह से बीच में नदी बह रही है यहाँ पे, तो इस टेढ़े मेढ़े रास्ते को विसर्प बोलते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग मेंडर इसको। तो ये मैदानी इलाकों में बनती है नदियों के द्वारा। लेकिन आप ये समझ लो कि अगर ये कठोर चट्टानी इलाकों में मिल जाए आपको विसर्प, तो होता क्या है कि जहाँ पे चट्टानी भूमि पाई जाती है, मतलब जो इलाका जहाँ से नदी बह रही है बिल्कुल पठारी क्षेत्र हो, चट्टानी क्षेत्र हो, तो वहां पे क्या होता है कि सपोज करो कि शुरुआत में ही नदी ने एक रास्ता बना दिया होगा इन चट्टानों के आसपास। अब चूंकि नदी का जल जो है वो आसपास के क्षेत्रों को काट नहीं पा रही है, क्योंकि वो काफी कठोर चट्टानों से बनी हुई है, तो ये अधोमुखी कटावे करती रहेगी, यानी घाटियों का को ही गहरा करती रहेगी जो पहले से है। तो ये जो विसर्प है ना यहाँ पे, वो और गहरा होता रहेगा और गहरा होता रहेगा, नीचे कटता रहेगा। इसी को हम लोग जो है वो अधाकर्तित विसर्प बोलते हैं या गभीरभूत विसर्प बोलते हैं, ठीक है। सिंपल समझो, कठोर चट्टानी इलाकों में नदियों के द्वारा जो विसर्प मिलते हैं, वो अपने पहले का जो रास्ता यानी विसर्प होगा, उसी को काट करके और गहरा करता जाता है, जिसको हम लोग अधाकर्तित विसर्प बोलते हैं। ये डिटेलिंग है, वही चीज जो मैंने आपको बताया वो आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें जो है वो या तो अपर्दन से बनेगा, या कभी कभी जो भूतल का उत्थान हो जाए, यानी कि जो भूमि की ऊंचाई है वो ऊपर उठ जाए भूमि, तो उसके कारण से आधार तल में दो ऊपर उठ जाए, तो ये जब ऊपर उठता है तो और अधोमुखी कटाव होता रहता है, ये कटाव होता रहेगा, जिसके कारण से भी जो है वो अधाकर्तित विसर्प बनता है। तो अपर्दन के द्वारा ही बन सकता है, और जो भूमि का उत्थान हो तो उसके द्वारा ही बनेगा। देखो, फाइनली होगा तो अपर्दन ही ना, अगर भूमि का उत्थान भी हो गया तो, ठीक है। तो ये सारी चीजें। अब है नदी वेदिकाएं। तो नदी वेदिकाओं को मैं अगर आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं, तो देखो, कोई नदी आप देख लो, गंगा देख लो, या कोई भी, जब आपने नदी देखी होगी तो नदी देखो ऐसे छोटे से रास्ते से ऐसे प्रवाहित हो रही होगी, बट उसका जो इलाका होगा नदी का एरिया बहुत चौड़ा होगा। तो ये सपोज करो कि नदी का जो बिल्कुल दोनों किनारा है, जहाँ पे नदी पहले बहती थी या बरसात में बहती है, फिर जब नदी का पानी कम होता है तो ये संकरी इलाके से बहती है। तो जब ये किनारों से इधर आओगे तो यहाँ पे देखोगे कि ये नदी की ये जो इसकी मिट्टी है वो थोड़ी ऊंची होगी, इधर भी थोड़ी ऊंची होगी ऐसे। फिर यहाँ पे आओगे तो थोड़ी और नीचे ऐसे सीढ़ीदार आपको एक रूप दिखाई पड़ेगा नदी का, जैसे जो सीढ़ीदार खेत होते हैं ना, उस तरह से दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये जो अलग अलग ऊंचाई की जो चीजें पाई जाती है नदी के भीतर, वो सीढ़ियों की तरह आपको दिखने को मिलेंगी, और इसी को सीढ़ियों को वेदिका भी बोलते हैं।
तो इसका मतलब है कि नदी जो है पहले ऊपर तक प्रवाहित हो रही थी और उसका और वहां पे अवसाद जो है वो जमा कर रही थी दोनों तरफ। तो उसके कारण से यहाँ पे थोड़ा सा ऊंचा क्षेत्र बन गया। फिर तो जल का स्तर थोड़ा जब घटेगा तो यहाँ पे एक थोड़ा सा उसके नीचे वाले क्षेत्र पे एक अलग ऊंचाई की जो है वो अवसादों का जमाव करेगी। तो होता क्या है ना कि इस तरह से कई सारे सीढ़ीदार जो है वो स्थलरूप बनते हैं जिसको हम लोग वेदिका कहते हैं। और ये मुख्यतः जो है वो अपर्दित स्थलरूप है, निक्षेपण के द्वारा ही बनती है, लेकिन जो खास करके अपर्दन के द्वारा ही, खास करके जो जो बाढ़ के मैदान होते हैं उसके लंबवत अपर्दन के द्वारा, यानी कि हेडवर्ड इरोजन आप समझ लो, उसके द्वारा ये जो बनती है। और ये दर्शाती है नदी के आरंभिक जलस्तर को, जो भी आपको बताया कि पहले ज्यादा था कम था, और भी चीजें हैं नदी वेदिकाओं से रिलेटेड, बट सबसे सिंपल तरीके से आप वही समझ सकते हैं। तो देखो, जब ये जो वेदिकाएं हैं बिल्कुल समान ऊंचाई वाली, बिल्कुल दोनों तरफ की ऊंचाई समान हो, एकदम सीढ़ी की तरफ, तो उसको हम लोग युग्मित वेदिका बोलते हैं, पेयर्ड ट्रेसेस बोलते हैं, ठीक है इसको। और जब इसकी ऊंचाई जो है दोनों तरफ एक जैसा ना हो, ऊंचा नीचा हो, या फिर एक तरफ वेदिका बनी और दूसरी तरफ ये वेदिका अनुपस्थित हो, यहाँ पे ना हो इसके समान ऊंचाई पे, तो इसको हम लोग अयुग्मित वेदिका बोलते हैं। यानी कि या तो अनुपस्थित हो, एक तरफ ना हो, या तो दूसरी तरफ का जो है वो ऊंचाई जो है बिल्कुल अलग अलग हो, तो अयुग्मित वेदिका बोलते हैं। तो दोनों रूपों को आपको याद रखना है। और ये भी दिखाता है कि भूमि उत्थान का भी ये मतलब कि एक सिंबल है, दो तरफ एक बताता है कि यहाँ पे कभी ना कभी भूमि उत्थान हुआ होगा, सी लेवल जो है वो बढ़ गया होगा। तो ये भी एक रीजन है उसका, वेदिकाओं के उत्पत्ति के कारण। तो यही है कि जल प्रवाह घट जाए। अभी आपको बताया था मैंने कि पहले ज्यादा था नदी में, फ्लो अब कम हो गया। जलवायु परिवर्तन के कारण भी हो सकता है। तो जलवायु परिवर्तन के कारण भी वही होगा कि पहले जल का प्रवाह ज्यादा होगा, फिर घटेगा जब मौसम बदलेगा। तो परिवर्तन के कारण से भू उत्थान हो जाए, जब सी लेवल बढ़ जाए उसका, और यही चीज है कि फिर समुद्र तल में बदलाव हो जाए तो भी जो है वो बनता है। बेसिक आइडिया आप वही रखिएगा कि पानी पहले कम था, ज्यादा हुआ, फिर इस तरह से होता, घटता बढ़ता रहेगा जब वाटर का लेवल, तो इस तरह से टेरेसेस का निर्माण होगा। तो ये थे सारे आपके अपर्दित स्थल रूप। अब देखेंगे हम लोग निक्षेपित स्थल रूप या फिर डिपोजिटल लैंडफॉर्म। ये सारे हैं, रोक करके पढ़ लीजिए, एक एक करके हम लोग अब देखते हैं इसको। तो सबसे पहले है जलोढ़ पंख या फिर अलुवियल फैन। तो देखो क्या होता है कि ये पर्वत है जहां से नदी मान लो कि गंगा निकल रही है। अब ये जब पर्वतीय भाग में है तो उसका वेग बहुत ज्यादा है, उसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा है, काट छाट बहुत ज्यादा कर रही होती है। और काट छाट करने के साथ जो भी काट छाट करके जो मटेरियल होता है वो उसके साथ ही बह रहा होता है नदी में, क्योंकि वेग बहुत ज्यादा होता है। लेकिन वेग ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि ढाल बहुत ज्यादा होता है। तो जैसे ही यहाँ पे नदी जो है वो जैसे ही पर्वतों से नीचे उतरती है, तो जहाँ पे पर्वत और मैदान दोनों मिलते हैं उस एरिया को बोलते हैं हम लोग पर्वत पाद या फिर गिरिपद बोलते हैं, गिरिपद, ठीक है, पीडमोंट बोलते हैं अंग्रेजी में। यहाँ पे जैसे ही उतरेगी मैदानी इलाकों में, तो नदी का वेग जो है ना वो अचानक से घट जाएगा, क्योंकि ढाल बहुत कम हो गया। तो ढाल कम हो गया, वेग घट गया, तो ये सारे जो पत्थर ये बहा करके लेके आ रही थी नदी, इस तरह से वो अपने साथ बहाकर ले चलने में अब असमर्थ हो जाएगी। तो ये यहीं पे इसको क्या करेगी, जमा कर देगी गिरिपथ के पास, यहाँ पे पर्वतों के जस्ट नीचे जहां से मैदानी हिस्सा शुरू हो रहा है। और इस तरह से यहाँ पे बड़े बड़े चट्टानों के जो टुकड़े होते हैं वहां पर जमा हो जाते हैं एक शंकु के आकार में, पंख के आकार में। और चूंकि ये जलोढ़ के द्वारा जमा हुए हैं, मतलब कि जल के द्वारा बहाकर लाए गए हैं, इसीलिए इसको जलोढ़ पंख या फिर जलोढ़ शंकु भी बोलते हैं। जलोढ़ शंकु या फिर जल मतलब कि अलुवियल फैन या फिर अलुवियल कोन, शंकु को अंग्रेजी में कोन बोलेंगे। तो यही चीज डिटेलिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो, जब यहाँ पे नदी इससे गुजरती है, चूंकि बड़े बड़े जो यहाँ पे पत्थर है, ढेर सारे ढेर है उसका, तो नदी यहाँ पे जब गुजरेगी तो ये लुप्त हो जाएगी नदी, कई सारे जलवित्र गांव में बदल जाएगी, छोटे छोटे भागों में उसकी धाराएं बदल जाएगी, और वो नदी जो है यहाँ पे बिल्कुल लुप्त हो जाती है। इस इलाके को हम लोग भाबर भी बोलते हैं, भाबर। और फिर यहाँ से जब नदी यहाँ पे लुप्त जब जहाँ पे नदी निकलेगी तो वहां पे बिल्कुल दलदली क्षेत्र बन जाता है, वहां पे पानी वानी वाला हिस्सा रहता है। तो उस क्षेत्र को हम लोग तराई रीजन बोलते हैं। तराई रीजन पर्वतों के आसपास ही होता है, मैदानी भागों में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका बांगर और खादर ये सब आएगा। तो ये सब जो
जो बाढ़ के मैदान है उसी के हिस्से हैं बाबर, तराई, ये सब बांगर, खादर। तो भाबर तराई बस याद रखिएगा यहाँ पे बनता है, और यहाँ पे नदियां लगभग लुप्त हो जाती है भाबर में, और तराई में वापस से प्रकट होती है। तो वहां पे दलदलीय क्षेत्र, क्योंकि पानी जब जमा होगा तो बच जाता है। तो ये सारी चीजें, तो वही चीज है कि जब उसमें वहां से प्रवाहित होती है जलोढ़ पंख से, तो वहां पे नदी कई शाखाओं में बट जाती है, और ये सारी चीजें। देखो और डिटेलिंग इसमें ये है कि आंध्र प्रदेश में जो जलोढ़ पंख होंगे वो शंकु के आकार में पाए जाते हैं, कोन के आकार में। ऐसे पंखा की तरह नहीं होगा, कोन की तरह होगा, ठीक है। मन ढाल वाला होगा जब आंध्र प्रदेश में बनेगा। तो शुष्क या फिर अगर शुष्क क्षेत्र में बनेगा जहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, तो उसका ढाल बहुत तीव्र होता है और ऊंचा शंकु बनता है। ध्यान रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। अब है बाढ़ के मैदान। तो बाढ़ का मैदान आपको बताया था कि नदी जो प्रवाहित हो रही है यहाँ पे, तो वो आपने आसपास के इलाकों में उसका जो पानी है, जब जलस्तर बढ़ेगा तो उसके आसपास के इलाकों में चला जाएगा। और चूंकि पानी के साथ जो है वो निक्षेप भी होगा, अवसाद भी होगा, तो ये आसपास इलाकों में जमा होगा, जिसके कारण से जो मैदान की रचना होती है तो उसको हम लोग बाढ़ का मैदान बोलते हैं। बस यही है, निक्षेपित स्थल रूप है। तो बाढ़ के मैदान में देखो दो टर्म है, याद रखना है आपको। एक तो सक्रिय बाढ़ का मैदान, यानी कि जहाँ पे नदी का पानी अभी भी जा रहा है, जो निचले इलाके हैं, और वहां पे मैदान की रचना अभी भी हो रही है लगातार, ठीक है, हर साल। उसको हम लोग उस मैदान को बोलेंगे सक्रिय बाढ़ का मैदान, यानी कि एक्टिव फ्लड प्लेन। और जहाँ पे पहले पानी जाता था, अब नहीं जाता, मतलब ये सब जो इलाके हैं, ये आप जो देख रहे हो खेत पे घर वर बन गए हैं, ये भी पहले बाढ़ का मैदान था, ये पुराना बाढ़ का मैदान है। अब वहां पानी नहीं जाता हर साल, तो उसको हम लोग उस मैदान को असक्रिय बाढ़ का मैदान बोलते हैं, इनएक्टिव फ्लड प्लेन बोलते हैं। ये प्राकृतिक तटबंध प्रेशर विरोधी का इसी से संबंधित स्थल रूप है। देखते हैं अभी आगे हम लोग इसको। तो प्राकृतिक तटबंध क्या होता है? देखो, नदी जब अपने रास्ते से बह रही है चुपचाप, तो उसका जो किनारा है, मतलब एक तो बाढ़ का मैदान, उसका किनारा पहले आपको मिलेगा, उसके बाद जहां पे उसका पानी इसको तोड़ कर घुसता है उसके किनारे को, वो बाढ़ का मैदान होता है। तो ये जो ऊंचे ऊंचे किनारे हैं, ये जो नदी बह रही है, और ये जो ऊंचे ऊंचे इसके किनारे हो गए, ये वाला किनारा, तो चूंकि ये एक तरह से बांध का कार्य कर रही है, तटबंध का कार्य कर रही है, और ये प्राकृतिक रूप से नदियों के द्वारा ही बनाई गई है। जो उसके अवसाद थे वो किनारों पर जमा होकर के तटबंध की तरह दिखाई पड़ रहे हैं आपको। इसी को हम लोग प्राकृतिक तटबंध या फिर नेचुरल ली बोलते हैं, ठीक है। ये समानांतर कटक के रूप में पाई जाती है, और कभी कभी इससे जब पानी से टूट कर इलाकों में फैलेगा तो बाढ़ उसी से आता है। बाकी जो है रोक करके पढ़ लीजिएगा इसको। अब है विसर्ग, मेंडर। नदी विसर्ग क्या होता है? तो मैंने आपको बताया कि नदी जब इसे टेढ़े मेढ़े रास्ते से प्रवाहित होती है तो इसको हम लोग विसर्ग बोलते हैं। और विसर्ग के बनने का जो रीजन है वो बहुत सारा है। जैसे ये, अच्छा इसको पढ़ेंगे अभी, पहले समझ लेते हैं। मैं आपको पहले अच्छे से बताता हूँ कि ये बनता कैसे है, उसके बाद जब कारण पढ़ दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखो क्या है, नदी प्रवाहित हो रही है। पहले मैं आपको एक फिगर जो है इसे ड्रॉ करके बताता हूँ। नदी जो है इससे प्रवाहित हो रही है। अब नदी जब प्रवाहित हो रही है तो बिल्कुल सीधा तो ऐसे बहेगी नहीं, देखो थोड़ा बहुत टेढ़ा इस तरह से होता है, ये वाला। तो सपोज करो इसी को लेते हैं, नदी का जल ऐसे आ रहा होगा, इस पे हिट किया, सपोज करो ऐसे हिट करेगी, नदी का पानी थोड़ा विक्षेपित होगी, कोरियोलिस बल हो गया, फिर अभी आगे देखेंगे हम लोग वो। तो हिट किया नदी, या फिर यहाँ पे हिट करेगी, सपोज करो इस तरह से। तो जब ये हिट करेगी तो ये इसको काट छाट करेगी, इस इलाके को, मतलब इस हिस्से को, इस किनारे को काटेगी। और ये जो कटा हुआ हिस्सा होगा, मतलब जो यहाँ से जो अवसाद निकलेगा वो इस इलाके पे जमा होगा। तो नदी का जो पहले ऐसे सीधा था, अब वो ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे ये हो गया ऐसे। फिर ये पानी आएगी यहाँ पे, फिर इस इलाके को हिट करेगी, मतलब इस किनारे को हिट करेगी, तो ये कट होगा ऐसे, और ये कट होकर के इस तरह से होना शुरू होगा, यहाँ पे बढ़ना शुरू होगा इलाका, मतलब ये जो हिस्सा है, और इधर जमाव होना शुरू होगा। एक किनारे पे जब कटाव होगा तो दूसरे किनारे भी यही कटा हुआ जो हिस्सा है वो जमा होना शुरू होगा इस तरह से। तो ये ऐसे हो जाएगा, तो जिसके कारण से फिर अंततः जो है नदी का जो किनारा है वो ऐसे ऐसे, फिर ये पानी आएगी तो यहाँ कटाव करेगी, तो ये ऐसे हो जाएगा ये हिस्सा, और इस तरह से फिर ऐसे 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 बनती है। तो यहाँ पे देखो, समझो, पानी ऐसे आ रही है, इस किनारे का कटाव कर रही होगी, और इस किनारे पे जमाव कर रही होगी यहाँ पे,
यहाँ पे जमाव निक्षेपण करती जाएगी, फिर इसके जो अवतल ढाल है वहां पे कटाव करेगी, इस इलाके पे जमाव करेगी, ये सब। तो ये जो जमा होगा यहाँ पे जो आप देख रहे हो उसी को हम लोग विसर्प विरोधिका आगे चल करके बोलेंगे, देखेंगे अभी। तो आप बस आपको एक आइडिया लग गया कि कैसे विसर्प बनता है। ठीक है, जब पहले नदी सीधी होती है, फिर उसमें जल जो है थोड़ा उसमें जब प्रवाहित होता है, टेढ़े मेढ़े थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा होगा तो वो किनारों का, एक किनारों का कटाव करती है और दूसरे किनारों का जो है वो निक्षेपण करेगी दूसरे किनारों पे। तो ये चीजें हैं। और इसी में आप देखोगे अभी आगे चल के छाड़न झील। अच्छा, छाड़न झील बता ही देता हूँ, चलो इसी में बता देता हूँ, एक ऐसे आगे जाइए। तो देखो क्या है कि जब ये नदी इस तरह से प्रवाहित हो रही है और यहाँ पे इस तरह से प्रवाहित होती है, जब लूप बहुत ज्यादा टेढ़ा हो जाए, बहुत ज्यादा टेढ़ा हो जाए इस तरह से, तो ये क्या होता है कि ये बंद हो जाता है, ये हिस्सा। और नदी जो पहले इस तरह से प्रवाहित हो रही थी वो यहीं से जो है वो प्रवाहित होना शुरू कर देती है और ये इलाका जो है वो छूट जाता है, क्योंकि यहाँ पे जम गया है, जमाव हो गया अवसादों का। तो ये इलाका जब छूट जाता है तो यहाँ पे चूंकि नदी का पानी भरा होगा, इसीलिए छूट जाने के कारण इसको एक झील का निर्माण होता है, इसलिए छाड़न झील बोलते हैं। छूट गया वाला झील छाड़न झील। और ये चूंकि जो गाय होती है, जो बैल होते हैं, उसके पंजों के जैसा दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसको हम लोग गोखुर झील भी बोलते हैं, ऑक्सबो लेक भी अंग्रेजी में बोलते हैं। तो फिर पहले वाला स्लाइड में आपको एक बार दिखा देता हूँ कि विसर्प निर्मित होने का जो कारण है वो क्या है। तो पहला है कि मंड ढाल पर जो बह रही है नदी, उसके तटों पर जो पार्श्विक कटाव हो, यानी कि जो किनारों का कटाव हो, एक किनारों का कटाव होगा ज्यादा, एक किनारों पर निक्षेपण ज्यादा होगा, तो उसके कारण से बनता है। दूसरा है कि जलोढ़ का जो है वो असंगठित या फिर बहुत ज्यादा अनियमित सैलाब हो, जमा हो जाए। मान लो कि ये नदी बह रही थी और बीच में यहीं पे कहीं पे जमा हो जाए जलोढ़, तो पानी इस पतले से हिस्से से प्रवाहित होना शुरू कर देगा। और यहाँ पे जब पानी बहुत देखो पीछे ज्यादा है और इस पतले इलाके से आएगा, तो ये यहाँ पे रास्ता और चौड़ा करने की कोशिश करेगी, तो यहाँ पे काट छाट करेगी, तो ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसे ऐसे हो जाएगा, फिर ये यहाँ से बहेगी, फिर इस हिस्से को काट देगी। गोटा बाटे कॉन्सेप्ट घुमा फिरा करके वही है, एक किनारे का कटाव होगा ज्यादा, एक किनारे का निक्षेपण ज्यादा होगा। कोरियोलिस फोर्स होगा, वो भी एक रीजन है। तो वही है, पानी में निक्षेपण जब होगा तो एक हिस्से पे ज्यादा प्रहार करेगी, कटाव करेगी, दूसरे पे निक्षेपण बनेगा। समझ में आई होप आपको विसर्प आ गया होगा। तो ये सब नदी विसर्प का ही है। इसी में बहुत सारे इसके कंपोनेंट है, जैसे कि एक तो स्कंद ढाल होता है, स्लिप ऑफ बैंक। देखो स्कंद ढाल ये है जहां पे जो निक्षेपण हो रहा है, तो उस ढाल को हम लोग बोलते हैं स्कंद ढाल। और भी है कुछ, ऑक्सबो लेक। ठीक है, एक होता है आपका ये सब, देखो बता देता हूँ एक बात, इसको स्कंद ढाल बोलते हैं। और जो यहाँ पे जमा हो रहा है एक जो निक्षेपण वाला हिस्सा है, और इस निक्षेपण वाले हिस्से में ही जो ये लहरदार परत बनेगी उसको हम लोग विसर्प विरोधिका बोलते हैं। विसर्प विरोधिका भी आगे देखते हैं, आगे है वो। तो ऑक्सबो लेक आपको बता दिया था मैंने कि जब नदी इस तरह से मियांडर बनाती हुई चल रही होती है, विसर्प बनाती हुई यहाँ पे, तो होता क्या है कि जब बहुत ज्यादा टेढ़ा हो जाएगा तो नदी अब इस तरह से न जा करके यहीं से प्रवाहित होना शुरू कर देगी, जिससे इसका एक हिस्सा छूट जाता है और झील के रूप में बन जाता है। उसको हम लोग छाड़न झील या फिर गाय के खुर की आकृति होती है इसकी, तो उसको गोखुर झील भी बोलते हैं, ऑक्सबो लेक बोलते हैं। ये देखो गंडक नदी है, तो एक सैटेलाइट मानचित्र में ये जो है वो छाड़न झील या फिर ऑक्सबो लेक आपको दिख रहा होगा। नदी रोधिका है या फिर विसर्प रोधिका है। तो विसर्प के आसपास ये जो जिस किनारे पे निक्षेपण होता है नदी के द्वारा, वहां पे ये लहरदार कटक बनते हैं, लहरदार जो वो अवसाद होते हैं वो जमा हो जाते हैं लहरों के रूप में। ठीक है, जहां पे भी ये सब आपको देखो जो अवतल ढाल होगा, सॉरी अवतल ढाल होगा, उत्तल पता पढ़ा होगा आपने। तो ये जो अवतल ढाल है उसके सहारे, ये भी जो अवतल ढाल है वहां पे जो निक्षेपण होता है, उत्तल ढाल के सहारे कटाव होता है। तो यहाँ पे विसर्प विरोधिकाएं बनती है, जो निक्षेपण है वो लहरदार कटक के रूप में होती है, जिसके कारण से। अब है गुम्फित नदी ब्लैडेड चैनल। तो देखो क्या है कि आपने अपने आसपास कोई नहर होगा, उसमें देखा होगा कि नहरों में जब नहर भर जाता है उसमें काद वाद अवसाद बहुत ज्यादा जमा हो जाते हैं, तो ये उथला हो जाता है बिल्कुल। यहाँ पे ढेर सारे ऐसे अवसाद या फिर गाद बना रहता है, जिसके कारण से जो जल है वो थोड़े थोड़े ऐसे
ऐसे करके प्रवाहित होना शुरू हो जाता है पतली पतली नलिकाओं के द्वारा। तो ये मतलब कई सारे जल वितरिकाओं में बढ़ जाती है। इसके कारण से जब नदी में जलोढ़ की मात्रा बहुत अधिक हो जाए और जल की मात्रा जो है वो कम हो जाए, तो कई सारे जल वितरिकाओं में जो है वो बढ़ जाती है। आप देख रहे होगे यहाँ पे फिगर के रूप में। उसको हम लोग इस चैनल को बोलते हैं ब्रैडेड चैनल या फिर गुम्फित नदी, यानी कि इस तरह से गुथ जाती है नदी एक दूसरे चैनल के रूप में, पतली पतली धाराओं में बट जाती है। तो इस नदी प्रारूप को गुम्फित नदी प्रारूप बोलते हैं, ब्रैडेड चैनल बोलते हैं। अब है डेल्टा। तो डेल्टा क्या है? देखो, जब नदी बिल्कुल समुद्र में मिलने वाली होगी तो नदी चूंकि बूढ़ी हो चुकी है, मैंने आपको बताया था वृद्धावस्था में होगी, बिल्कुल ऊर्जा उसमें कम होगी। अब जो है नदी के साथ बहुत बड़ा कोई चट्टानों का टुकड़ा तो नहीं होगा, बट महीन महीन जो है वो अवसाद इसमें अभी भी भरे होते हैं। और ये चूंकि अब ढोने में बिल्कुल असक्षम हो जाती है, तो समुद्र का जो मुहाना होता है वहीं पे जो है इन अवसादों को जमा करना शुरू कर देती है इस तरह से त्रिकोण वाले आकार में, जिसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं। तो डेल्टा एक प्रकार का मैदान है जो नदी के का जो अवसाद होता है उसके जमाव के द्वारा जो है वो बनती है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग समुद्र के अंदर जाएंगे तो जो कणों का जो आकार है वो घटता जाएगा, बारीक कण मिलते जाएंगे और शुरुआत में हो सकता है थोड़ा मोटा कण मिले। तो इस तरह से एक स्तरीकरण भी हो जाता है, या आप पढ़ लीजिएगा, उसको आपको समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे डेल्टा का आकार बढ़ेगा, नदी जो वितरिकाएं होगी, जैसे ये सब आप देखो, एक नदी थी, अब उसका जल कई भागों में यहाँ पे बट गया है, तो ये वितरिकाएं हैं। तो जैसे जैसे डेल्टा का आकार बढ़ेगा, ये जो वितरिकाओं का लंबाई है, आकार है, वो भी बढ़ता जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो गुम्फित नदी फिर से आ गया है, ऊपर इसको कवर कर लिया है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट करके बताएं, हमें मेल भी कर सकता है आप। तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।